हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पिछले हफ्ते की जो एक बहुत बड़ी खबर थी, नैन्सी पेलोसी का जो विजिट था ताइवान को लेकर, तो उस पर हम बात करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, उस पर भी हम जो है बात करेंगे। तो गाइस शुरू करते हैं। तो हुआ यूं कि 2 अगस्त 2022 को यूएस के जो लोअर हाउस है, जिसे हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, उसकी जो स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी, वो जो है उन्होंने ताइवान विजिट करा। और जब वो ताइवान जा रही थी तो चीन ने जो है मना करा और काफ़ी आग बबूला हो गया था इसे लेकर। अब आपको समझने की ज़रूरत है कि आखिर चीन क्यों आग बबूला हो रहा था। लेकिन इससे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि आखिर नैन्सी पेलोसी कौन है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नैन्सी पेलोसी जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो यूएस कांग्रेस का लोअर हाउस है, वहाँ की पहली महिला स्पीकर वो रही हैं। और वही जो है वो ताइवान जा रही थी। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ये चाइना से जो उनका एक एक संबंध जो है वो पहले से ही रहा है। आपको याद होगा कि 1989 में जब तैमन स्क्वायर जो है वहाँ जो नरसंहार हुआ था तैमन चौक में, तो उसके 2 साल बाद नैन्सी पेलोसी ही वो जो है एक महिला थी, एक लेडी थी, यूएस ऑफिशियल, जो वहाँ गई हुई थी 1921 में। ये बीजिंग में तैमन चौक पड़ती है। तैमन चौक नरसंहार के बारे में सभी जानते हैं। तो जहाँ पे जो चाइनीज़ की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो है जो प्रो डेमोक्रेसी स्टूडेंट्स थे, उनके प्रोटेस्ट को जो है क्रश कर दिया था और कई लोगों की उसमें मौत हो गई थी। तो वहीं पर जो है 2 साल बाद नैन्सी पेलोसी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने वहाँ गई। तो वहीं से एक तरीके से ये शुरुआत हुई। और अब जो है ताइवान चली गई वो। और ताइवान को लेकर चीन इतना आग बबूला इसलिए है क्योंकि देखिए, चीन जो है ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है। अगर इसकी थोड़ी हिस्ट्री जाननी ज़रूरी है तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और ताइवान की हिस्ट्री रही है। 1949 को जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना फॉर्म्ड हुआ, तो जो ताइवान, मॉडर्न डे ताइवान है, एक्चुअली वो रिपब्लिक ऑफ चाइना उसका ऑफिशियल नेम है, वो ताइवान रिट्रीट कर गया। तो आगे अब ऐसा हुआ क्यों? तो एक्चुअली हुआ क्या था कि जो चाइना में सिविल वॉर चल रहा था, और वो नेशनलिस्ट, जिसे कॉमिंतांग पार्टी भी कहते हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इन दोनों के बीच जो है सिविल वॉर चल रहा था। और इस सिविल वॉर में जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी जीत हुई। और 1 अक्टूबर 1949 को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना फॉर्म्ड हुई। और जो ये नेशनलिस्ट सरकार जो हारी, ये ताइवान रिट्रीट कर गई। और वहीं पर जो है इन्होंने अपनी रिपब्लिक ऑफ चाइना में अपनी जो है सरकार चलाई। और देखिए, दोनों में एक्चुअली पहले सिमिलरिटीज ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि दोनों ही मतलब ऑटोक्रेटिक एक रूल था वहाँ, चाहे वो रिपब्लिक ऑफ चाइना रहे, चाहे वो आपका पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना रहा। बाद में जरूर जो है ताइवान में डेमोक्रेसी आई और काफ़ी डेवलप्ड है ताइवान भी। तो ये एक हिस्ट्री रही है। और जो चाइना है, जो मेनलैंड चाइना है या जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है, वो जो है ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है। तो वो किसी और की दखल अंदाजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। तो एक तरीके से एक सिंबॉलिक एफर्ट था नैन्सी पेलोसी की तरफ से कि वहाँ लोकतंत्र है, तो एक लोकतंत्र को एक तरीके से सपोर्ट देने के लिए तो एक सिंबॉलिक जेस्चर ही था। बट देखिए, इसका एक इतने ज़्यादा बड़े जो है बड़ी बात जो है उसमें हो रही है, तो इससे इससे बड़े मायने कुछ है नहीं। क्योंकि आप देखिए कि मैं आपको एक बयान जो है देना चाहूंगा, यहाँ थोड़ी हिपोक्रेसी नजर आती है। तो और बैलेंसिंग एक्ट जो है देखने को मिलता है यूएस का। तो मैं आपको बताता हूँ कि यूएस नेशनल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर हैं, जॉन किर्बी इनका नाम है। तो इन्होंने बोला कि यूएस इज क्लियर अबाउट इट्स वन चाइना पॉलिसी एंड डज नॉट सपोर्ट ताइवान इंडिपेंडेंस। तो देखिए, साफ साफ वो कह रहे हैं कि यूएस जो है वो वन चाइना पॉलिसी को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है। और वो जो ताइवान की इंडिपेंडेंस है उसे सपोर्ट नहीं करता है। तो उन्होंने तो क्लियरली ये बात कह दी है। वो मतलब एक तरीके से बैलेंसिंग एक्ट आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। हाँ, ये एक बड़ी बात है कि यूएस की एक एक सीनियर ऑफिशियल जो है 25 साल बाद ताइवान विजिट करा, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट देखिए, ये एक हिपोक्रेसी मतलब एक बैलेंसिंग एक्ट है। ऐसा नहीं कि इससे एकदम से बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ी बात कुछ हो सकती है। तो ये कहना अभी सही नहीं है। हालांकि देखिए, आगे क्रेडिट करना कुछ मुश्किल है। बट लेकिन उन्होंने भी बैलेंसिंग एक्ट एक तरीके से ये था यूएस की तरफ से। और
जिस तरीके से इसे लेकर तरह तरह की बात हो जाई थी, ट्रेंड हो रही थी कि वर्ल्ड वॉर 3 ये वगैरह। देखिए, ये तो एक रियलिटी है कि चाइना ताइवान को लेकर काफ़ी एग्रेसिव रहा है, तो ये तो एक रियलिटी है। अब बाकी देखिए आगे क्या होगा ये कहना तो हम अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वैसे ही अभी जो विश्व में हालात जो है सही नहीं है। पहले कोविड और अब जो है आपका जो वॉर चल रहा है यूएसए और माफ़ कीजिए यूक्रेन और रशिया के बीच, और वहीं कोविड की महामारी अभी पूरी तरीके से गई नहीं है, ऊपर से मंकी पॉक्स वायरस का आना, तो ये अभी हालात अच्छे नहीं हैं। और उस तम से और वहीं अगर मान लीजिए कुछ ऐसा कुछ युद्ध वगैरह हो गया तो ये भी जो है विश्व बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो देखिए ये एक तो रियलिटी है ही है। वहीं अगर हम वन चाइना पॉलिसी की बात करें तो देखिए यूएसए खुद जो है रिकॉग्नाइज करता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को। हाँ, एक समय था 1971 तक अगर हम बात करें तो यूएन भी रिकॉग्नाइज नहीं करता था। 1971 में जो है यूएन ने रेजोल्यूशन पास किया और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो मेनलैंड चाइना है उसे उन्होंने रिकॉग्निशन दिया, और बाद में यूएस भी वन चाइना पॉलिसी को मानने लगा। अब पूछेंगे कि वन चाइना पॉलिसी क्या है, तो देखिए वन चाइना पॉलिसी एक्चुअली जैसे कि मैंने आपको बताया कि ताइवान का जो ऑफिशियल नाम है वो रिपब्लिक ऑफ चाइना है, और जो मेनलैंड चाइना है वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। तो केवल एक ही चाइना को रिकॉग्नाइज करना, और जो मेनलैंड चाइना है जो कम्युनिस्ट चाइना है उसे ही जो रिकॉग्नाइज करना, तो यही एक वन चाइना पॉलिसी है। तो उसे यूएस भी मानता है, हालांकि पहले नहीं मानता था, क्योंकि उस समय आप जानते ही हैं कि हमारी जो दुनिया थी कोल्ड वॉर के समय, तो वो दो गुटों में बटी थी। एक कम्युनिस्ट थे, एक आपके यूएस थे कैपिटलिस्ट। तो दो गुटों में बटी हुई थी। तो उस समय एक एंटी कम्युनिस्ट तो चल ही रहा था, ये एक मूवमेंट एक तरीका से यूएसए में, और काफ़ी युद्ध में इनडायरेक्टली काफ़ी इन्वॉल्व थे। तो माफ़ कीजिएगा। तो देखिए उस समय तो रिकॉग्नाइज नहीं करता, लेकिन फिर उन्होंने जो है रिकॉग्नाइज करा। ये खासकर जो जिमी कार्टर प्रेसिडेंट थे यूएस के, तो उनका उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था। और डेंग जियाओपिंग उस समय चाइना के लीडर थे, पैरामाउंट लीडर माओ जेडोंग के बाद। तो इन दोनों की ये एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा था। तो वन चाइना पॉलिसी को तो वैसे भी मानते ही हैं, पर ये देखिए इसे आप हिपोक्रेसी कह सकते हैं कि मतलब एक और बैलेंसिंग एक्ट वो है उनका जो आपको देखने को मिलता है। और बाकी देखिए जियोपॉलिटिक्स जो है, जैसा कि आपने सुना होगा कि हाँ कोई टेम्पररी जो है एनिमी या फ्रेंड नहीं होता, परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं, तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में क्या इम्पैक्ट होगा इसका, तो देखिए इंडिया के पास तो ये है कि दो तीन रास्ते, अगर आपके तीन रास्ते हैं एक तरीके से। देखिए वो प्रो चाइना तो हो नहीं सकता एक रास्ता तो है, लेकिन ये है तो प्रो चाइना तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप जानते ही हैं कि हमारे संबंध चाइना से बिल्कुल अच्छे नहीं है। हमारी स्वयं जो है बाउंड्री डिस्प्यूट है चाइना के साथ, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश को लेकर हो, चाहे वो उत्तराखंड को लेकर हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में इनफैक्ट 1962 में हम उनसे युद्ध में अक्साई चीन को हार गए थे, तो उनसे हमारे बाउंड्री डिस्प्यूट है। दूसरा गलवान वैली में आपने देखा होगा कि जो इंसिडेंट हुआ था उससे हमारे संबंध और बिगड़ गए थे। और हम न्यूट्रल हो सकते हैं, बट न्यूट्रल होना क्या यहाँ पे सही रहेगा, तो ये भी एक आप देखिए एक सोचने वाली बात है। और तीसरा ये है कि हम जो है ताइवान को रिकग्नाइज कर सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कश्मीर को लेकर चाइना काफ़ी पाकिस्तान का साथ देता है, और वहाँ भी उसके अपने इंटरेस्ट हैं। तो ये अब सब इंटरेस्ट की बात है, माफ़ कीजिएगा। तो कहीं तो यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ताइवान के इशू को हम भी छेड़ सकते हैं। तो ये एक जो है एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वहीं अगर हम जैसा कि मैंने बताया कि हिपोक्रेसी जो है वो तो देखने को मिलती ही है यूएसए की, तो ये तो एक फैक्ट है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।